हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीयू बीएड एंट्रांस 2024 आज 20 जून 2024 को कंडक्ट करवाया गया। इस वीडियो में हम एजुकेशन पॉलिसीज वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1975। 1975 में निम्नलिखित में से कौन सी पॉलिसी, कौन सी नीति शुरू की गई थी? तो अगर आपको इस पॉलिसी का पता भी नहीं हो, आप एलिमिनेशन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। मैकॉले रिपोर्ट 1800 में आई थी, 1835 के करीब। कोठारी कमीशन 1964 में। 1975 में 10 साल के स्कूल के लिए पाठ्यक्रम, करिकुलम फॉर 10 ईयर्स स्कूल, ये पॉलिसी आई थी 1975 में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। एट प्राइमरी लेवल टीचर टॉट रेशो वॉज 1:39। आपको बताना है कि कौन से सर्वे के अनुसार ये निर्धारित किया गया था। तो ये सर्वे था अकॉर्डिंग टू 6th एजुकेशनल सर्वे ऑफ इंडिया। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एजुकेशनल 6th एजुकेशनल सर्वे ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। द नेम ऑफ द कमेटी सेटअप इन 1995 टू स्टडी द प्रसार भारती एक्ट। प्रसार भारती अधिनियम का अध्ययन करने के लिए 1995 में गठित समिति का नाम क्या था? तो इस समिति का नाम था सेन गुप्ता समिति। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सेन गुप्ता समिति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। CHER चीर स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे फुल फॉर्म बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म है चिल्ड्रन एनरिचमेंट स्कूल थ्रो रेशो, थ्रो रेडियो, रेडियो के माध्यम से स्कूलों को समृद्ध शिक्षा। चिल्ड्रन एनरिचमेंट एजुकेशन थ्रो रेडियो। ओके, ये फुल फॉर्म है चीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। विच यूनिवर्सिटी एक्ट वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग 1854-1858। 1854 से 1858 के बीच में कौन सी यूनिवर्सिटी की स्थापना नहीं हुई थी? देखिए, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी और बॉम्बे यूनिवर्सिटी, इन तीनों यूनिवर्सिटी की स्थापना 1857 में हुई थी। यानी कि 1854 और 1858 के बीच में हुई थी इन यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना इस कार्यकाल में नहीं हुई थी, इस टाइम में नहीं हुई थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पंजाब यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एब्रीविएशन स्कोव स्टैंड्स फॉर। स्कोव का अर्थ है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। ओके, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। एट द एंड ऑफ 11th 5-year कमीशन द टोटल नंबर ऑफ डिम्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में भारत में डिम्ड यूनिवर्सिटी की कुल संख्या कितनी थी? टोटल यूनिवर्सिटीज संख्या थी 11th, एट द एंड ऑफ 11th 5 कमीशन 129। ओके, 129 यूनिवर्सिटीज थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। अगर क्वेश्चंस को देखें तो एजुकेशन पॉलिसीज से इस बार क्वेश्चन भर के थे। यूजुअली इतने क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं एजुकेशन पॉलिसीज से। पेडागोजी के क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के। यहाँ पॉलिसीज से क्वेश्चन ज़्यादा पुट कर दिए थे इस बार, जहाँ तक मुझे लगा। एग्जाम का लेवल कैसा था कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मुझे तो मॉडरेट लगा एग्जाम का लेवल, बिल्कुल ईजी नहीं था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। हु हैव साइंड MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर रिकॉग्निशन ऑफ टीचर एजुकेशन इन स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया। जो इनके बीच में MOU किस किस के बीच में साइन हुआ है? ये MOU साइन हुआ है NCTE और NAAC के बीच में। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। वैल्यू एजुकेशन मेक्स अ स्टूडेंट। जो वैल्यू एजुकेशन होती है ये स्टूडेंट को क्या बनाती है? गुड सिटीजन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, पॉपुलर टीचर और एफिशिएंट मैनेजर। तो वैल्यू एजुकेशन जो होती है, मूल्य शिक्षा, ये एक छात्र को एक अच्छा नागरिक बनाती है, गुड सिटीजन बनाती है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 100 क्वेश्चन है, वह पाठ्यक्रम जिसमें सभी प्रकार के निर्देश शामिल हैं, जिसका सीधा संदर्भ किसी व्यक्ति के व्यवसाय या कैरियर से होता है, वह क्या होता है? और कौन सी शिक्षा है जिस पाठ्यक्रम के सभी प्रकार के निर्देश शामिल होते हैं और जिनका सीधा संदर्भ किसी व्यक्ति के व्यवसाय और कैरियर से होता है, यानी उसके ऑक्यूपेशन और कैरियर से होता है? वो होती है टेक्निकल एजुकेशन, यानी तकनीकी शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वाज लॉन्च्ड इन। NCF रूपरेखा कब शुरू हुई? तो NCF आपको पता है 2005 में NCF इंट्रोड्यूस हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, NCF 2005। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 है, गांधी जी स्ट्रांगली एडवोकेटेड फिलिंग द ब्लैंक्स
कंपल्सरी एजुकेशन थ्रू द स्कीम्स ऑफ बेसिक एजुकेशन। तो जो गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा योजना के माध्यम से अनिवार्य शिक्षा को पुरजोर वकालत की थी, वो बुनियादी शिक्षा कितने वर्ष की थी? तो ये बुनियादी शिक्षा कंपल्सरी एजुकेशन ये 7 ईयर की थी। ओके, 7 ईयर कंपल्सरी एजुकेशन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 8 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उन्होंने फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, सर्व शिक्षा अभियान विच इंग्लिश मीन्स। सर्व शिक्षा अभियान का अंग्रेजी में मतलब क्या है? सर्व शिक्षा अभियान का मतलब है कि सभी बच्चों के लिए शिक्षा। ओके, सर्व शिक्षा अभियान यानी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। ऑप्शन सी ए करेक्ट होगा, एजुकेशन फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, द यूनिवर्सिटी विच टेलीकास्ट इंटरेक्टिव एजुकेशनल प्रोग्राम्स थ्रू इट्स ओन चैनल्स। वह विश्वविद्यालय कौन सा है जो अपने स्वयं के चैनल के माध्यम से इंटरेक्टिव शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित करता है, यानी उसका अपना चैनल है। तो ये यूनिवर्सिटी है भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी है ये हैदराबाद की, इनका अपना चैनल है। अगला क्वेश्चन 105, द फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 1969 इन इज एसेंशियली रिलेटेड टू। जो प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1969 है, मूलतः संबंधित है। फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इन 1969 इज एसेंशियली रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मानव संसाधन विकास से ये संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ फॉर हायर एजुकेशन वाज रिकमेंडेड बाय। जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ फॉर हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा के लिए स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण है, इसकी सिफारिश किसने की थी? कौन सा आयोग था वो? तो वो था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, जिसकी स्थापना हुई थी 1905 में। नेशनल नॉलेज कमीशन ने इसकी रिकमेंडेशन दी थी। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी बिकम अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन। यूजीसी कब स्टैट्यूटरी बॉडी बना? तो 1956 में यूजीसी जो है एक वैधानिक निकाय बन गया था। ओके, 1956 में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नवंबर 1956। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। ओके, ये तो अच्छा ये नहीं किया है। द यूजीसी कंसिस्ट ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स मेंबर्स। यूजीसी में कितने सदस्य होते हैं? तो अगर यूजीसी की बात करें तो इसमें एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन और 10 जो है अदर मेंबर्स होते हैं। ओके, तो इसमें अब 10 मेंबर्स काउंट होंगे या 12 मेंबर्स काउंट होंगे? क्योंकि अगर इनको टोटल करें तो 12 मेंबर्स हो गए। अगर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को इसमें इंक्लूड कर दें तो इसमें 12 सदस्य हैं। अगर इनको इंक्लूड ना करें तो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के अलावा 10 अदर मेंबर्स होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है 109, कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए हिंदी, गणित और पर्यावरण विज्ञान में पाठ्य सामग्री विकसित करना किसके अंतर्गत आता है? डेवलपिंग टेक्सचुअल मटेरियल्स इन हिंदी, मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज फॉर क्लासेस 1 to 5 इज द प्रीव्यू ऑफ। तो 1 से 5वीं कक्षा के लिए ये हिंदी, गणित और ईवीएस का पाठ्य सामग्री विकसित करना ये एनसीटीई के अंडर आता है। ओके, एनसीटीई। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एनसीटीई की स्थापना हुई थी 1961 में। अगला क्वेश्चन 110, विच कमेटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू एग्जामिन द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क विद रिगार्ड टू वर्चुअल करेंसीज। आभासी मुद्राओं के संबंध में मौजूदा ढांचे की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? तो ये कमेटी थी दिनेश शर्मा कमेटी। ओके, दिनेश शर्मा कमेटी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, एनीथिंग कैन बी टॉट एट द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वाज सेड बाय। विकास के किसी भी चरण में कुछ भी सिखाया जा सकता है, ये किसने कहा था? तो ये स्टेटमेंट है ब्रूनर की। ओके, ब्रूनर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एनीथिंग कैन बी टॉट एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वाज सेड बाय ब्रूनर। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, व्हाट विल बी द IQ ऑफ 25-year-old बॉय हुज मेंटल एज इज 16। अब ये क्वेश्चन फॉर्मूले से ही होना था। अब IQ निकालने का फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो हमारे पास मेंटल एज दी गई है 16, क्रोनोलॉजिकल एज है उसकी 25,
इंटू 100, तो 25 चौके 100, 18 चौके 16 चौके 64। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा 64। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन विद साइंटिफिक एटीट्यूड? वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? एडवेंचर, ब्रेवरी, शार्प मेमोरी या ऑब्जेक्टिविटी? देखिए, जिसका साइंटिफिक एटीट्यूड होगा, पर्सन विद साइंटिफिक एटीट्यूड, वो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी ऑब्जेक्टिविटी, होगी वस्तुनिष्ठता। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, वस्तुनिष्ठता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास मिसबिहेव, व्हाट डज इट टेल यू? एक कक्षा में अधिकांश छात्र दुर्व्यवहार करते हैं, यह आपको क्या बताता है? अगर एक कक्षा में अधिकांश जो मैक्सिमम बच्चे मेजॉरिटी में मिसबिहेव करते हैं, ये दर्शाता है कि उनके बीच में जो सामान्य अनुशासनहीनता है। ओके, जनरल इनडिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट। ओके, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115। यंग एडोलेसेंट्स रिबेल टू एक्सप्रेस देयर, युवा किशोर अपनी फिलिंग द ब्लैंक्स व्यक्त करने के लिए विद्रोह करते हैं। युवा किशोर अपनी स्वतंत्रता की इच्छा व्यक्त करने के लिए विद्रोह करते हैं। ओके, देयर डिजायर फॉर फ्रीडम। ओके, देखिए क्रिएटिविटी नहीं होगा, क्रिएटिविटी उसमें कोई दिखाने की कोई बात है नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर इन अंडरलेइंग द सक्सेस ऑफ बिगिनिंग अ टीचर? शिक्षक बनने की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप नहीं, स्कॉलरशिप के बिना भी एक अच्छा अध्यापक बना जाया जा सकता है। कम्युनिकेटिव एबिलिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन व्यक्तित्व और उसकी कक्षा और विद्यार्थियों से जुड़ने की क्षमता, पर्सनैलिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास एंड टू द पीपल्स। ओके, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व कैसा है और उसकी कक्षा और उन छात्रों के साथ जुड़ने की कितनी कैपेबिलिटी है, उसकी क्षमता कितनी है। ओके, तो ऑप्शन इसमें सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन? बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अगर कथनों की बात करें तो इनमें से अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन है, दे आर मोर सब्जेक्टिव देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। एज ए टीचर सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू एंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम। एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प कौन सा है? आप एज ए टीचर, आप एक अध्यापक हैं, साथी कमान का उपयोग करना या अपनी प्रभावी अनुपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये स्टेटमेंट गलत है। आक्रामक बयान देना, एग्रेसिव स्टेटमेंट्स देने से आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं होगी, ये नेगेटिव है। ओके, आक्रामक होना क्लास में बिल्कुल भी सही नहीं है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। अगली, अच्छी तरह से स्थापित दशा को अपनाना, यानी अडॉप्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्चर, बिल्कुल करेक्ट है। एक अपना अच्छी तरह से अपनी दशा को अपनाना, स्थापित दशा को अपनाना, आपका पोस्चर जो है एडॉप्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्चर। क्वेश्चन नंबर 119 है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय, ये क्वेश्चन हमने अभी कल साइकोलॉजी की वीडियो डाली है, मैराथन वीडियो 1 घंटे की लगभग, तो उसमें ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है लॉरेंस कोहलबर्ग ने, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कोहलबर्ग। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स, निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशात्मक प्रक्रिया का मुख्य घटक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर इज द मेन कंपोनेंट? तो बेसिक टीचिंग मॉडल इज द इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, बेसिक टीचर मॉडल इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर इज द मेन कंपोनेंट। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बेसिक टीचिंग मॉडल। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे समय सारणी का सिद्धांत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ अ गुड टाइम टेबल? ये गुड टाइम टेबल में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, वेराइटी होनी चाहिए, विविधता, प्रयासों का समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स, लेकिन रूथलेस मास्टर नहीं होना चाहिए। ओके, क्रूर स्वामी नहीं होना चाहिए, एक टाइम टेबल का होना। ओके,
ये स्टेटमेंट गलत है, नेगेटिव है। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, एट प्राइमरी लेवल इट इज बेटर टू चेंज इन मदर लैंग्वेज बिकॉज, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में परिवर्तन करना बेहतर है क्योंकि, बिकॉज इट हेल्प्स चिल्ड्रन इन लर्निंग इन नेचुरल एटमोसफियर। ओके, क्योंकि यह बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में मदद करता है। ओके, मदर टंग में, ओके, मातृभाषा में सीखने में बच्चों को हेल्प होती है। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी टू इनेबल चिल्ड्रन टू लर्न? देखिए, लर्निंग के लिए एक बच्चे को के लेक्चर और इंस्ट्रक्शन तो नहीं होगा। डायलॉग इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, यानी संवाद। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, संवाद जो है। 124 क्वेश्चन है, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ, शिक्षण की प्रभावशीलता को निम्न के संदर्भ में आंका जाना चाहिए। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, स्टूडेंट इंटरेस्ट नहीं होगा, कोर्स कवरेज भी नहीं होगा। यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन क्लासरूम, टीचिंग कितनी इफेक्टिवनेस है, शिक्षण कितना प्रभावशील है, इसको किसके संदर्भ में आंका जाना चाहिए, इसको जज किया जा सकता है। लर्निंग आउटकम क्या मिल रहे हैं, उसकी आउटपुट क्या मिल रही है, बच्चे कितना सीख पा रहे हैं। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लर्निंग आउटकम से पता लगेगा स्टूडेंट की। क्वेश्चन नंबर 125 है, द स्कोप ऑफ डिसीजन मेकिंग इज, निर्णय लेने का दायरा है, स्कोप ऑफ डिसीजन मेकिंग इज मैनेजमेंट। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मैनेजमेंट यानी प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 126 है, किसी छात्र के अवांछनीय व्यवहार को संशोधित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है? इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड इज टू फाइंड आउट द रीजन फॉर द इनडिजायरेबल बिहेवियर एंड प्रोवाइड रेमेडीज, यानी इसका पता लगाना कि उसके जो अवांछनीय व्यवहार है उसका कारण क्या है, इसका पता लगाना, और उस कारण का पता लगने के बाद उस प्रॉब्लम का जो है उपचार करना, यानी रेमेडीज। ओके, रेमेडीज प्रोवाइड करना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। पनिश कभी भी नहीं किया जाता है बच्चे को उसके अनडिजायरेबल बिहेवियर के लिए, अगर उसमें चेंज लाना है अगर आपको, ओके, तो पनिश नहीं करना होता। ओके, पनिशमेंट नेगेटिव वर्ड। इग्नोर भी नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर कुछ ना कुछ आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, योगात्मक परीक्षणों के आधार पर एक शिक्षक अपने छात्र के प्रदर्शन की व्याख्या उनके व्यवहार से स्पष्ट कल्याण जीवन शैली के संदर्भ में कर रहा है, इसे कहा जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ समेटिव टेस्ट, अ टीचर इज इंटरप्रेटिंग his/her students performance in terms of their wellness lifestyle evident in behavior, this will be called, देखिए फॉर्मेटिव टेस्टिंग इसे नहीं कहेंगे, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन भी नहीं होगा ये, तो ये टेस्ट कहलाएगा क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट ऑफ रेडीनेस इन मैचुरेशन इज important in understanding development of behavior because it teaches us that certain skill may be difficult or impossible to learn learn before it given। परिपक्वता में तत्परता की स्थिति की अवधारणा व्यवहार के विकास को समझने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें सिखाती है कि किसी दिए गए कौशल से अब पहले कुछ कौशल सीखना मुश्किल या असंभव हो सकता है। तो यह शिक्षण का स्तर। ओके, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, शिक्षण का स्तर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129, टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द लेसन अ टीचर शुड टीच बाय, छात्रों को पाठ को समझने में मदद करने के लिए जिसके द्वारा शिक्षक को पढ़ाना चाहिए, छात्र को समझने में मदद करने के लिए एक शिक्षक को, एक टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए, ये एक छात्र को उदाहरण सहित समझाते हुए पढ़ाना चाहिए जिससे बच्चे को समझ आ जाए। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इल्यूस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल्स। ओके, एग्जाम्पल पुट करके। लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे 130, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज, दिस स्टेटमेंट हैज बीन गिवन बाय, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है, ये स्टेटमेंट है रूसो की। ओके, रूसो की स्टेटमेंट है ये, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रूसो।
ओके, सो हमने किए इस वीडियो में 40 क्वेश्चंस। ओके, जो क्वेश्चंस बचते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि फुल पेपर की एक वीडियो आए तो कमेंट में यस जरूर लिखें, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि आप फुल वीडियोस चाहते हैं। ओके, तो अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आपको मिलेगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। ओके, वहाँ आप मुझे मैसेज कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।